यस, वेलकम टू अवर चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। और ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इतिहास संपूर्ण अतीत का पूर्व विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मैं आपको बता दूँ पहले कि ये सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास हमारे इस चैनल पर जारी है। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने नॉलेज को एनालाइज कीजिए। चलिए, पहला तो क्वेश्चन मैंने बोल दिया है और ऑप्शन बोल देता हूँ। प्रोफेसर कार, प्रोफेसर घाटे, फिर उसके बाद रैप्शन है या विश्वकोश है चौथा ऑप्शन। पूरे 10 सेकंड का समय है आपके पास और मैं तो टाइमर देख ही रहा हूँ। जी, इसका आंसर बनेगा प्रोफेसर घाटे। चलिए, इतिहास जानने के स्रोत हैं पुरातत्व, मुद्रा और अभिलेख, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्रियों का विवरण, और या फिर उपयोग सभी। तो यहाँ बैठेगा आपका आंसर उपयोग सभी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आग की खोज किस समय की गई थी? पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या फिर कांस्य काल में? एक आसान सा क्वेश्चन का आसान सा आंसर। और फिर उसके बाद नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्या उपलब्धि थी? आग की खोज थी, पहिए का आविष्कार था, कि कला का विकास था, क्या उपयुक्त तो सभी हैं? बिल्कुल, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर, पहिए का आविष्कार। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। वह कला जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं। थोड़ा जूम कर दें आपके लिए क्वेश्चन, ये रहा। बिल्कुल, यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ये प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसमें कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, अर्थात कोई लिखित मुद्राएं नहीं, जिसे कहा जाए पत्ते उत्ते पे लोग लिखते थे, तो उस तरह का उपलब्ध नहीं है साधन। उसमें क्या रहता था, गुफाएं रहती थी और बस इतने अवशेष प्राप्त होते हैं कि जिससे पता चलता है कि पहले के मानवों का जीवन कैसा था और वो लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन बताया जाता है। तो इसका सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सिर्फ एक अजम्पशन किया जाता है, कल्पना की जा सकती है। तो बस यही है प्रागैतिहासिक काल। और प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? खेत था, कृषि, व्यापार, शिल्प? बिल्कुल, यहाँ पे जो कृषि था सबसे मानव का पुराना व्यवसाय। और क्वेश्चन नंबर 7, पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? मांसाहारी था या शाकाहारी था या मांसाहारी व शाकाहारी अर्थात सर्वाहारी था? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल में था ये मांसाहारी था, अर्थात उसको मांस बहुत पसंद थे। तो वो पहले मांस कच्चा खाता था तो उसको समझ में नहीं आया कि हाँ ये इसका स्वाद कैसा है, क्या है। फिर उसने पका कर खाना शुरू किया। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? बिल्कुल, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कुत्ता था। नवपाषाण काल के लोगों में प्रथा थी शवों को क्या करने की? जलाने की, दफनाने की, खुले स्थान पर छोड़ देने की या बहाने की? बिल्कुल, यहाँ पर दफनाने की प्रक्रिया चलती चली जा रही है। वो आज भी लोग, आज का मानव भी वही करता है और पहले के भी मानव यही करते थे। चलिए ठीक है, नवपाषाण काल हीन मानव किस जानवर को नहीं पालते थे? गाय, बैल, हाथी, कुत्ता, भेड़, बकरी? बिल्कुल, यहाँ पर
दा जो है ऑप्शन सही चला जाएगा, क्योंकि हाथी को पालना मुश्किल है एकदम। क्या कहते हैं, उसका जो खुराक रहता है, भोजन रहता है, वो उसको नहीं मिल पाता है। तो हाथी वैसे भी खाने पीने वाला जानवर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सोहन संस्कृति का विकास किस देश में हुआ? तो सोहन संस्कृति का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में, जर्मनी में, रोडेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, तो ये भारत में ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीणीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्धनगरीय सभ्यता थी? और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। ये रहा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे आजकल की गांव की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में एक निश्चित योजना के अनुसार। तो मोहनजोदड़ो के आपकी मूवी अगर देखी हुई ऋतिक रोशन की, तो उसमें काफ़ी अच्छी तरह से फिल्माइज किया गया है, चित्रित किया गया है नगर व्यवस्था। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन 7 जो है वो सही चला जाएगा, एक निश्चित योजना के अनुसार। पिरामिड क्या थे? तो राजाओं की मकबरे, देवताओं की मंदिर, राजाओं के सभागार, या इनमें से कोई नहीं? तो मिस्र के पिरामिड आपने सुने होंगे। तो उसमें क्या रहता था, पिरामिडों में सीधे राजा रानी को दफन किया जाता था, अलग अलग बनाया जाता था। और उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनका बर्तन, उनका सामान, उनका बिस्तर, उनके जो भी वस्त्र वगैरह थे, तो उनको बस वहीं पे दफन करने के बाद उनके पास रख दिया जाता था। तो ऐसा मान्यता था, आज भी मान्यता है मिस्र के पिरामिड में, गीज़ा के पिरामिडों में, कि हाँ वहाँ का राजा इन सब चीज़ों का यूज करता है। सिर्फ मान्यताएं हैं, और हालांकि कितनी सच्चाई है ये तो हम आप जानते ही हैं। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है। हेरोग्लिफ लिपि का प्रयोग है, इसका ऑप्शन मैंने बताया क्या आंसर? राजाओं का मकबरा, हाँ सही है, बिल्कुल मैं टिक लगा दूं। और ये रहा। और फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 में। हेरोग्लिफ लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग कहते थे, कि बेबीलोन सभ्यता के लिए करते थे, या मिस्र सभ्यता के लिए करते थे, या सुमेरिया की सभ्यता के लिए करते थे? तो ये जो लिपि थी, हेरोग्लिफी लिपि, ये थी मिस्र की सभ्यता की लिपि। और जो देवनागरी लिपि है वो कहाँ यूज होता है? इंडिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर तो कटा हुआ है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। मम्मी क्या है? मम्मी क्या है? शवों की रख रखाव की कला है, दिवालियों के रख रखाव की कला है, और फिर उसके बाद सौर पंचांग है, या इसमें में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो बनेगा ये है शवों के रख रखाव की कला। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। अबू सिम्बल मंदिर, अबू सिम्बल क्या थी? देव मंदिर थी, मम्मी थी, या पिरामिड थी? बिल्कुल ये देव मंदिर ही थे, अबू सिम्बल। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो चाइना का रहने वाला था कन्फ्यूशियस, ये एक महान दार्शनिक था, दर्शन शास्त्र पढ़ा हुआ था। दार्शनिक उसे कहते हैं जो दूरदर्शी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए उपदेश दे सके, दर्शन करा सके किसी चीज़ का, किसी कथन का क्या परिणाम होगा, उसका लाभ क्या होगा, उसका हानि क्या होगा, जनता का क्या असर पड़ेगा। तो एक ऐसा दार्शनिक था। फिर मंदारिन कौन थे? बुद्धिजीवी एवं विद्वान, व्यापारी, कारीगर, या कलाकार? बिल्कुल इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही रहेगा। मंदारिन वहाँ के
अधिकारियों को कहा जाता है, चाइना के अधिकारियों को पहले कहा जाता था, अभी भी शायद कहा जाता है, अब तो शायद मंडारिन नाम हो गया है। तो वहाँ पे जो सभाओं में रहते थे, जैसे सेनापति महोदय, ये मंत्रालय वो मंत्रालय, तो ये सब अधिकारियों को मंडारिन कहा जाता था, अर्थात वो बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे। और फिर कुतुबनीमा का आविष्कार किस देश में हुआ? इसको मैं टिक लगा दूँ। ये चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कुतुबनीमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ, मिस्र में हुआ, यूनान में हुआ या रोम में हुआ? बिल्कुल, ये जो है कुतुबनीमा का इसका आविष्कार हुआ है चीन में, जो कि मार्को पोलो ने किया था। अब मार्को पोलो जो था निवासी था शायद यूरोपियन कंट्री का, और वो सिर्फ घूमने के विदेशों की यात्रा करना चाहता था। चलिए ठीक है। बारूद की खोज किस देश में हुई? अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जी हाँ बिल्कुल 22 नंबर है। अब बारूद की खोज किस देश में हुई? भारत में हुई, चीन में हुई, या मिस्र में हुई, या यूनान में हुई? ये भी एक बच्चा सा क्वेश्चन और बच्चा सा आंसर। चीन में हुई। प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? मिस्र में हुई, भारत में हुई, ईरान में हुई कि चीन में हुई? तो ये भी चीन में ही हुई, क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम कराता था। क्यों कंपटीशन आया? नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते थे, तो इसीलिए इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसी के तर्ज पर धीरे धीरे पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो कहते हैं कि प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है। चीन के महान दरबार का निर्माता कौन था? खुफू, हुसी, सी वांगटी या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, ये जो निर्माण कराया था सी हुआंगटी था, उस समय का जो बहुत बड़ा शासक था, क्रूर शासक था। तो इसने अपनी सीमा को ना ज़्यादा बढ़े और ना विस्तारित हो, इसलिए उसने महान दीवार का निर्माण कराया है। लेकिन आज का देख लीजिए तो चाइना की वॉल जो है अंतरिक्ष से दिखाई देती है, और हालांकि उसका जो बॉर्डर एरिया है वो दीवार से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, यहाँ पे आम पब्लिक आ जा सकती है। तो इसका मतलब कि उसने अपनी सीमा का विस्तार किया है। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है? मैक्स मूलर मानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि पंडित गंगानाथ झा मानते हैं कि संपूर्णानंद मानते हैं? तो मैक्स मूलर का ये कहना है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। चलिए ठीक है। और ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है या सामवेद? तो इसमें से सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद है। सामवेद में गाने वगैरह गाने के लिए सारे गामा पा सातों स्वरों का अर्थ है, और यहाँ पे जो है साम का अर्थ ही होता है गान। और यजुर्वेद और ऋग्वेद, ऋग्वेद में काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें भरी गई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उल्लेखित की गई है बातों को। अथर्ववेद में भूत प्रेत और ये सब, इन सब की बातों का उल्लेख किया गया है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय, मोक्ष है, शूद्र है? तो इसमें जो है पुरुषार्थ मोक्ष को माना गया है। चलिए ठीक है। फिर का निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, काम, संन्यास? जी हाँ, ये ऑप्शन सही रहेगा। ये आश्रम नहीं है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और फिर उसके बाद यहाँ पे संन्यास है, और बाकी सारे आश्रम है जो कि
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में 29 पे आते हैं। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? पूरा पाषाण काल से है, या उत्तर पाषाण काल से है, या कांस्य काल से है, या लौह काल से है? बिल्कुल यहाँ पे लौह काल से है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी 16 थी, 15 थी, 12 थी कि 20 थी? बिल्कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। फिर कौशल महाजनपद की राजधानी थी, श्रावस्ती थी, वाराणसी थी, चंपा थी, या कौशाम्बी थी? बिल्कुल यहाँ पर कौशल होगा, और कौशल में श्रावस्ती आज तक गिना जाता है। श्रावस्ती अभी भी एक ज़िला है, और ये जो है बहराइच के बगल पड़ता है, और बहराइच के साथ साथ ये बलरामपुर से भी बॉर्डर टच करता है, नेपाल से बॉर्डर करता है टच, प्लस गोंडा से भी बॉर्डर टच करता है। मतलब 3 ज़िलों से घिरा हुआ है, और एक नेपाल से घिरा हुआ है। और सैट मैट है यहाँ पर, अंगुलीमाल की गुफा है, और मखली घोष ऐसे कुछ नाम नहीं है, मोगली पुत्र तिश यहाँ से संबंध रखते हैं। और ये देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती, तो आज भी उसका नाम श्रावस्ती ही है। मतलब बौद्धिस्ट धर्म से भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंदिर मिलेंगे। एक मंदिर है वर्मी चीनी थाई, ऐसे लंबा जापानी इसे मंदिर का नाम है। तो कभी मौका मिले तो जाइए आप लोग श्रावस्ती देखने, साइटमैन घूमने। क्वेश्चन नंबर 32 है। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 5, 10, 15, 18? बिल्कुल यहाँ पर आंसर बनेगा 10 जो है ये होगा। एक सेकेंड, यही देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। ये रहा ये। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, और कालाशोक ने, महापद्मनंद ने? बिल्कुल अजात शत्रु ने किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया? उदयन ने, कालाशोक ने, महापद्मनंद ने, या शिशुनाग ने? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कालाशोक ने किया था। चलिए ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, कि कुंडग्राम में हुआ था, कि वैशाली में हुआ था? बिल्कुल यहाँ पे वैशाली में हुआ था। बिल्कुल, वैशाली के कुंडग्राम नाम के बिल्कुल कुंडग्राम नाम के स्थान पर हुआ था महावीर का जन्म। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। महापरिनिर्वाण की घटना का आशय है, अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सा चंपा से, और बुद्ध के देहावसान से? बिल्कुल यहाँ पे बुद्ध के देहावसान को ही महापरिनिर्वाण किया कहा गया था। हालांकि ये कुशीनगर जिले में हुआ था, अर्थात कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, फिर उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई इनको। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है, क्या कहते हैं, महावीर जैन जी का। और मृत्यु को भी, मृत्यु की याद नहीं आए, जैसे आएगा हम इसमें बताएंगे। और आपको हम बताते चले इस वीडियो में 142 से भी ज़्यादा, अर्थात 150 से भी ज़्यादा आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो ये एक वीडियो
काफ़ी लंबा जाएगा। अगर ये जो है वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा तो मैं टॉप 100 MCQ पे ही छोड़ देता हूँ इस वीडियो को। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। फिर क्वेश्चन में 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा सीधे और मैं आपको आंसर बताते चला जाऊंगा। बिल्कुल, अपरिग्रह, चोरी न करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा के समर्थक थे। कौन समर्थक थे? परंपरावादी से, नवनीत के पोषक थे और फिर काला शोक, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ पे हीनयान थे। ओ ये देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल आ गया। क्या हो जाता है हमसे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाँ तो इसका आंसर बताया था क्वेश्चन नंबर 38। तो ये परंपरावादी थे, परंपरावादी के समर्थक थे। चलिए तो मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, महात्मा बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म प्रवर्तक थे, धर्म प्रचारक थे, समाज सुधारक थे, या इसमें से सभी? बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा अपना, इसमें से सभी। कभी कभी ये ब्रश भी काम नहीं करता है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर उठा दें। हाँ आप सही है। ये क्वेश्चन नंबर है 40, ऋषभ देव का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से था, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेशक जिसे कहा जाए, प्रथम तीर्थंकर, माफ़ कीजिएगा, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। हालांकि 23वें मतलब 23 नंबर के तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर जी। चलिए ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। और हालांकि 23वें थे तो शायद पार्श्वनाथ जी थे शायद। हाँ बिल्कुल, 23वें जो थे पार्श्वनाथ जी थे। चलिए ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये तो अभी मैंने आपको बताया ही था। और ये देखिए ऋषभ देव इसका आंसर बटेगा बनेगा, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन 42 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, अश्वघोष, अशोक। तो इसका एक आंसर गौतम बुद्ध जी थे। चलिए ठीक है, और फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, बोध गया में, वैशाली में, कुशीनगर में? ऑप्शन क्या बनेगा इसका? बिल्कुल ये सारनाथ जो कि बिहार में पड़ता है, तो यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। सारनाथ बिहार में पड़ता है क्या बनारस में पड़ता है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से तो वाराणसी सही लगता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होती है? 180 डिग्री की, 60 डिग्री की, या 66 डिग्री की? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल 180 डिग्री की देशांतर रेखा होती है। फिर उसके बाद है, अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है? इसमें सिर्फ तीन ही तीन ऑप्शन है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जो है ये डिग्री बैठेगा, इसे मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है बराबर, कम या घट बढ़कर? बिल्कुल यहाँ पे सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई थोड़ा घटी बड़ी होती है,
एकदम बराबर नहीं होती ना, कम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, भूमध्य कहते हैं, या मकर रेखा कहते हैं? बिल्कुल, ये जो है शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, मेडिटेरियन। तो बढ़ते हैं अपने यहाँ। तो शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए ठीक है, अपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल गिचर्स आ गई हैं यहाँ पर, तो इन सबको दरकिनार करके सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंद महासागर भारत के किस दिशा में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, या दक्षिण में? और ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है दक्षिण में उपस्थित है हिंद महासागर। और उसी हिंद महासागर में श्रीलंका पड़ता है, मालदीव पड़ता है, मालदीव, माले, रुपया जहाँ पर चलता है मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 49 है, लक्षद्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में? तो अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? श्रीलंका से, भूटान से, भारत से, या चाइना से? बिल्कुल भारत से होकर गुजरती है यहाँ पर। इसको मैं टिक कर देता हूँ कि ज़रा काफ़ी ज़्यादा ये रहा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो कौन सा स्थान है यहाँ पर? चौथा, पांचवा, सातवां, छठा? तो सातवां स्थान है, बिल्कुल यहाँ पे। और फिर उसका भारत किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है? तो ये देखिए, असम से भी मिलती है, मेघालय से भी मिलती है, त्रिपुरा की शायद नहीं मिलती है, मणिपुर की मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर से नहीं मिलती है। त्रिपुरा तो बगल में है। नागा, मणि, मिजो, इसको सीरियल वाइज है याद करने का। नागा, मणि, फिर मिजो, अर्थात नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर उसी के थोड़ा साइड से नीचे बाएं साइड पर तो वो त्रिपुरा पड़ता है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि छोटे छोटे राज्य होते हैं। चलिए 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, झारखंड में, केरल में? तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, और आसान सा आंसर आपकी तरफ से। तो बिल्कुल यहाँ पे झारखंड आंसर हो जाएगा। झारखंड, यहाँ पे कोई समुद्र तट की सीमा नहीं, क्योंकि चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। गंगा नदी का उद्गम स्थान है, तो क्या स्थान है? तिब्बत का पठार, गोमुख, हिमनद, या फिर जो है क्या कहते हैं इसे, मानसरोवर झील, या यमुनोत्री? तो यहाँ पे गोमुख हिमनद जो है ये गंगा नदी का उद्गम स्थान है। हालांकि मैं बताते चलूँ आपको, मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र निकलता है, जिसे चाइना में से सांगपो कहा जाता है, ठीक है, सांगपो। और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और यमुनोत्री कहाँ है? ये पड़ता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास में है, अर्थात बीचों बीच में थोड़ा सा उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड मान के चलिए, वहाँ का बॉर्डर ही रहता है। तो ये यमुनोत्री का उद्गम स्थान है, ठीक, वहाँ से यमुनोत्री निकलती है। क्वेश्चन 55 है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या गार्डविन ऑस्टिन? ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वतमाला की पूछा हुआ है। तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। अगर सबसे ऊंची चोटी है तो सबसे नीचे गर्त भी होगा, वो गर्त कहाँ है?
वो गर्त है प्रशांत महासागर में, मोरियाना नाम है उसका। उसका गर्त का नाम मोरियाना। गर्त मतलब बहुत बड़ा खड्डा, गड्ढा। चलिए ठीक है। 56 है, पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ। भारतीय आर्यभट्ट अर्थात ये फर्स्ट सैटेलाइट का नाम दिया गया है, कृत्रिम उपग्रह जिसे कहते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा उपग्रह जाते हैं, लेकिन उस समय ये पहला था। 1972 में था, 1975 में हुआ था, कि 1976 में, कि 1979। चलिए, ये 1975 में हुआ था। चलिए ठीक है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, कल्पना चावला थी, कि राकेश शर्मा, या विलियम्स, या राधा कृष्णन। तो बिल्कुल यहाँ पे पहले जो थे अंतरिक्ष यात्री थे, राकेश शर्मा थे। फिर ग्राम पंचायत के कार्य हैं प्रकाश की व्यवस्था करना, गांव की साफ सफाई, या कृषि की उन्नति, या उपयुक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही जाता है, उपयुक्त सभी वाला। फिर है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, या जिला पंचायत है, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ये ग्राम पंचायत जो है सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। जिला पंचायत का कार्यकाल है 5 वर्ष का है, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, या 10 वर्ष का। बिल्कुल यहाँ पे जो 5 वर्ष का रहता है, अधिकतर जितने भी कार्यकाल होते हैं वो 5 ही वर्ष के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्षेत्र पंचायत के कार्य हैं। तो क्षेत्र पंचायत के क्या कार्य हैं? कृषि योग्य भूमि का विकास, लघु सिंचाई संबंधी कार्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है उपयोग सभी आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद है नगर पालिका के कार्य हैं। नगरों में सफाई की व्यवस्था, नगरों में पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, या उपयोग सभी। तो यहाँ पर जो है उपयोग सभी, इसमें भी आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, तो कब तक कार्यकाल होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या 8 वर्ष। तो यहाँ पे 5 वर्ष का ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है। आयुक्त है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है, मुख्य विकास अधिकारी है। फिर है ये जिला अधिकारी जिसे कहते हैं। फिर 65 है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर, हम आपकी जगह जेलर लिखा हुआ है, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाते हैं। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जगत गुरु शंकराचार्य, ईसा मसीह। बिल्कुल ये महावीर स्वामी जी थे। फिर उसके बाद है 67, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपदेश नहीं दिया? अहिंसा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अजर अमर आत्मा का सिद्धांत। तो इसमें से कर्म का सिद्धांत जो है
उपदेश नहीं दिया था। फिर उसके बाद है, महावीर स्वामी ने किस तिथि को निर्वाण प्राप्त किया था, मृत्यु कब हुई इनकी? 599 ईसा पूर्व, 562 ईसा पूर्व, 387 ईसा पूर्व या 527 ईस्वी पूर्व? तो ये 527 ईसा पूर्व जो था वो, ये देखिए, हाँ, 527 ईसा पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये 527 ईसा पूर्व में हुआ था, या 563 ईसा पूर्व में हुआ, या 567 ईसा पूर्व में हुआ, या 599 ईसा पूर्व में हुआ? ये देखिए, ये जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, और इनका निर्वाण कब हुआ था? 527 में। तो आप सोच लेंगे ये घट बढ़ क्यों रहा है? तो ईस्वी पूर्व में जो रहता है, ये जो आंकड़े होते हैं ये धीरे धीरे घटते चले जाते हैं, ठीक है। ईस्वी से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईस्वी जो कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ये उल्टा चलता है, 527 में जन्म हुआ, और माफ़ कीजिएगा 599 में जन्म हुआ, तो उसके बाद ही ऐसे घटाते चले जाइए, 98, 97, तो ऐसे ऐसे आते हुए 527 जन्म में ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? जैन धर्म का ईश्वर में अटूट विश्वास। जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है। जैन धर्म का आत्मा में विश्वास है। जैन धर्म का अहिंसा में विश्वास नहीं है। जी बिल्कुल, जो जैनिज्म है ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। इसमें ये रहता है कि आप कर्म करें, अच्छे से लोगों को रखें, और मतलब किसी गरीब बेसहारों का सहायता करें। मतलब अगर कोई भूखा है तो उसे खाना दें, कोई किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दीजिए। तो ऐसा जैनिज्म में इससे कहा गया है, ठीक है। तो इसमें ईश्वर का विश्वास नहीं करते, आपके अपने कर्मों का विश्वास करते हैं। आप कितना अच्छा कर्म करेंगे उसी के हिसाब से आपको ईश्वर या फिर कोई एक शक्ति, ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति, वो आपको एक अच्छी दिशा की ओर ले जाएगा, एक आपको सफल इंसान बनाएगा, ऐसा जैनिज्म में कहा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 71, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये अभी हमने आपको बता भी चुका है, और इसका आंसर तो सही है, ऋषभदेव ही है। गया किस धर्म का प्रसिद्ध स्थान है? गया जो कि बिहार में है। गया, गया को गया। जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? बिल्कुल बौद्ध धर्म का स्थान है ये। उपदेश भी दिया है गया में महात्मा बुद्ध जी ने। और कन्फ्यूशियस कौन था? चीन का धर्म सुधारक, पारसी धर्म का प्रचारक, रूसी क्रांति का नेता, यूनानी दार्शनिक? ये भी मैंने आपको बता चुका है, चीन का धर्म सुधारक था और दार्शनिक था। लोगों को दर्शन देता था, अर्थात उनको अच्छी बातें बताता था। अच्छी बताते मतलब बातें बताने का मतलब एक धर्म सुधारक था। वो अपने धर्म की बातें बताता था, समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जी, तो 74 क्वेश्चन नंबर है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 605 ईसा पूर्व में, 486 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 470 ईसा पूर्व में? बिल्कुल 483 ईसा पूर्व में। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। बौद्ध धर्म आत्मवादी है। बौद्ध धर्म का ईश्वर में विश्वास है।
बिल्कुल, बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है। एकदम जी हाँ, बिल्कुल। मूर्ति जो कही गई है महात्मा बुद्ध की, वो शांति का प्रतीक कहा गया है। और शायद लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है महात्मा बुद्ध जी को। और जिसमें ये बताया गया है कि आप हिंसा ना करिए, अहिंसा पे बल दिया गया है। पशुओं को ना सताइए, पक्षियों को ना सताइए। प्रकृति के हर एक चीज़ में ईश्वर का वास है, ऐसा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है। और बौद्ध धर्म के दो श्वेतांबर एक और एक दिगंबर होते हैं, संप्रदाय जिसे कहते हैं। और उसमें क्या रहता है, दिगंबर में जो है वो लोग वस्त्र नहीं धारण करते, और श्वेतांबर में लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर में लोग दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। दिग धन अंबर, अंबर माने वस्त्र और दिग मतलब दिशा। ठीक है, दिशाओं को वस्त्र मानते हैं। हालांकि श्वेतांबर श्वेत और अंबर मतलब वस्त्र, अंबर में बादल भी होता है शायद। और बिल्कुल अम्बुद माने बादल होता है, अंबर मीन्स कपड़े होते हैं। तो ऐसे ही जो श्वेत अंबर जो मतलब सफ़ेद कपड़े को धारण करते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। चलिए ठीक है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? आत्मवाद है, अनीश्वरवाद है, ईश्वर में आस्था या दुखवाद? तो इसका आंसर ये रहेगा, अनीश्वरवाद। फिर उसके बाद है बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या थी 15, 16, 17, 18। बिल्कुल, ये देखिए इसका आंसर जो होगा काशी होगा। ओह माफ़ कीजिएगा, 66 क्वेश्चन ये रहा। हाँ 16 हो गया। बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या 16 थी। 78 जो थे अजातशत्रु किस राज्य का राज्य था? अंग का, काशी का, मगध का, कौशल का? तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं 69 पर। तो तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? मगध, पाटलिपुत्र, पांचाल या गांधार, या फिर हाँ बिल्कुल गांधार तक है। और ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो ऑप्शन डी सही जाएगा, गांधार। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पे बढ़ते हैं। आर्य लोग सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु किसको मानते थे? बैल को, गाय को, घोड़ा को या हाथी को? बिल्कुल, गाय को बहुत ही पवित्र पशु मानते थे। ठीक है। आर्य साहित्य लिखा गया था पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में या द्रविड़ भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में कहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है। गायत्री मंत्र को आर्य के किस ग्रंथ में दिया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ है या अथर्ववेद है, ऋग्वेद है या सामवेद है? तो इसका आंसर बनेगा आपका ये ऋग्वेद। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। वैदिक काल में राजा के राजस्व के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्नि स्टोव यज्ञ? बिल्कुल राजसूय यज्ञ। फिर 84 है। हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको माना है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? तो यहाँ इसका आंसर बनेगा मोक्ष। मोक्ष को ही माना है, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष।
फिर उसका 87 क्वेश्चन है, ताओवाद नाम के दर्शन को चलाने वाला कौन था? सुकरात था, प्लेटो था, या मैसियस या लाओ था? बिल्कुल यहाँ इसका आंसर हो जाएगा लाओ। क्वेश्चन आपको दिखा दें। 87 में है, शासन अधिकारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रचलन सबसे पहले देश में हुआ। तो कहाँ हुआ सबसे पहले? शासन अधिकार मतलब यही ISPCS और यही सब के शासन अधिकारों के लिए प्रतियोगी परीक्षा, जो अच्छा प्रतियोगी परीक्षार्थी होगा उसको कोई ना कोई अधिकारी के रूप में पद दिया जाएगा, ऐसा पहले हुआ करता था। फिर 87 क्वेश्चन का आंसर था ये चाइना। फिर उसके बाद, प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है? पैगोडा है, गीजा का पिरामिड है, विशाल स्नानागार है, या विशाल मंदिर है? तो मिस्र की बात आई तो गीजा पिरामिड हो गया, पैगोडा तो चाइना में पड़ता है, विशाल स्नानागार जो है और कहाँ पड़ता है? बिल्कुल विशाल स्नानागार पड़ता है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में। और विशाल मंदिर है तो विशाल मंदिर भी मिस्र से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे स्थापत्य कला की बात कही गई तो इसलिए गीजा का पिरामिड होगा। पिरामिड किस देश में है? तो यूनान में है, मिस्र में है, भारत में, अमेरिका में है? तो कौन सा आंसर जाएगा? तो ये मिस्र में ही जाएगा। ठीक है, ये रहा। और फिर उसके बाद हाँ मिस्र में ही होता है। चीन की महान दीवार का निर्माण कराया गया। तो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया है दोबारा शायद। खैर अभ्यास तो करते रहना चाहिए। लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, सम्राट सी हुआंग टी, चाओ वंश के शासकों ने? सी हुआंग टी ही आज तक इतिहास में पढ़ा गया है तो यही बताया जाएगा। स्तर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है, आर्य सभ्यता से है, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, चीन की सभ्यता से है? बिल्कुल मेसोपोटामिया की सभ्यता से है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित किया गया है? विकास केंद्रित परिभाषाएं, सीमित केंद्रित परिभाषाएं, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, धन केंद्रित परिभाषाएं? बिल्कुल यहाँ पे जो है सा है, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। और ये रहा 93। फिर उसके अर्थशास्त्र के कल्याण केंद्रित परिभाषाएं किस अर्थशास्त्री ने दी? मार्शल ने, पीगू ने, जेके मेहता ने, या रॉबिन्स ने? तो इसको मार्शल ने दी। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 94, अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? मार्शल का है, जेके मेहता का है, या रॉबिन्स का है, या पीगू का है? तो ये रॉबिन्स का है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 95 आपके सामने है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में जिस प्रकार की चर्चा की है उसे आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए, सामाजिक मानव कहा जाना चाहिए, महामानव कहा जाना चाहिए, या असभ्य मानव कहा जाना चाहिए? तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए। एक सेकेंड, ये रहा। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है। कथन है, ये कथन किसका है? रॉबिन्स का, जेके मेहता का, कीन्स का, या एडम स्मिथ का?
तो ये एडम स्मिथ का कहना है। खैर अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र का सिद्धांत, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्वेश्चन नंबर 98 है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का। बीटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल, जहाँ चाणक्य की बात है वहाँ पर सारी बातें आ जाती हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों सबका। खैर 99 क्वेश्चन पे पहुँचते। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे, तो किससे बने रहते थे? लोहे के बने रहते थे या पत्थर के या तांबे के या लकड़ी के? तो उस समय उनको सबको ज्ञान नहीं रहता था कि ये लोहा है क्या है, लेकिन वो पत्थरों को इकट्ठा करके उसको किसी लकड़ी में बांध करके उसको रस्सी की सहायता से बांध करके किसी भी तरीके से अपने पत्थरों से ही उसको छीनी हथौड़ी बना लेते थे। खैर चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। और निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं है? इतिहास, नागरिक शास्त्र और रसायन शास्त्र या भूगोल? तो आसान सा क्वेश्चन। आपको बताते चले ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको 100 से क्वेश्चन ज़्यादा का अभ्यास कराना था। और ये रसायन शास्त्र इसका आंसर। शिवाजी टीचर्स एकेडमी के इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और बहुत ही जल्द मैं और सुपर टेट से संबंधित जो है प्रश्नों का, अर्थात जो 68,500 वैकेंसी वाली प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। लिखित परीक्षा जो थी उसके बाद जो 2019 में पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को, उसके PDF का अभ्यास कराऊंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।